नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी ये क्लास हर रोज होती है, जिसमें हम हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप या साहित्य रूप। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। भाषा का मूल रूप मौखिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। आपके पास ऑप्शन है जायसी, खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। उनका नाम है अमीर खुसरो। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट। ऑप्शन नंबर बी में है प्राकृत, पाली, अवहट, अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर सी में है अपभ्रंश, प्राकृत, अवहट, पाली। ऑप्शन नंबर डी में है अवहट, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो बताइए हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। ठीक है, ये है हिंदी के उद्भव का सही क्रम। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या भारतेंदु। तो बताइए अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर एक बताया है उनका आंसर सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। आपके पास ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या अवहट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट है। हमारा अगला प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ? आपके पास ऑप्शन है बिहारी, राजस्थानी, बांग्ला या पंजाबी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। शोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी उपभाषा का विकास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है उत्कर्ष काल, अवसान काल, संक्रांति काल या प्राकृत काल। तो बताइए अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है उसको?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? आपके पास ऑप्शन है सरहपाद, स्वयंभू, राजामुंज या पुष्पदंत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। राजामुंज को गुलेरी ने और किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बताइए, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? बिल्कुल सही, राहुल सांकृत्यायन ने। और स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अपभ्रंश को प्राकृत भाष रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण या पेशाची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, पंजाबी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। पेशाची से पंजाबी का विकास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? आपके पास ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, पेशाची या शोरसेनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? आपके पास ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी या गुजराती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। हमारा अगला प्रश्न है, शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। आपको बताना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई हैं। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है ब्रजभाषा, अवधी, कुमायूनी और गढ़वाली। ऑप्शन नंबर बी में है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन नंबर सी में है बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। ऑप्शन नंबर डी में है लहंदा, पंजाबी, गुजराती और मराठी। तो बताइए, शोरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती इनका विकास हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ब्राह्मण अपभ्रंश से, पेशाची अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से या शोरसेनी अपभ्रंश से। तो बताइए, सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। सिंधी भाषा का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? आपके पास ऑप्शन है शोरसेनी, पेशाची, मागधी या अर्धमागधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, अर्धमागधी से, क्योंकि अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है और पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अवधि का उद्भव किससे हुआ? अर्धमागधी से। हमारा अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी परिवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षन, हिंदी प्रदीप या भारत मित्र। तो बताइए, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। उस पत्र को कहा जाता है भारत मित्र। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। आपके पास ऑप्शन है 1893 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1902 ईस्वी या 1917 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? सभी लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी, ये आपने बताना है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर बी में है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिचंद। ऑप्शन नंबर सी में है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी में है जगन्नाथ दास रत्नाकर और शिव प्रसाद गुप्त। तो बताइए, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ये दोनों जो है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल थे। हमारा अगला प्रश्न है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? आपके पास ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है 1801 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में या 1802 ईस्वी में। तो बताइए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली या कलकत्ता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? आपके पास ऑप्शन है वर्ष 1900, वर्ष 1903, वर्ष 1906 या वर्ष 1909। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा?
महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, वर्ष 1903 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? आपके पास ऑप्शन है गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? आपके पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 14 सितंबर 1955। तो बताइए, भारतीय संविधान में हिंदी को कब मान्यता प्राप्त हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मान्यता प्राप्त हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? आपके पास ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है, मदन मोहन मालवीय ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सप्तम, अष्टम, नवम या दशम। तो बताइए, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? और साथ में ये भी बताना है कि कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है इसमें। साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? आपके पास ऑप्शन है 343, 344, 345 या 346। तो बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका आंसर सही है, अनुच्छेद 343 में। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? आपके पास ऑप्शन है डोगरी, मैथिली, ब्रज या असमिया। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, ये बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है, ब्रज को अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके पास ऑप्शन है वर्ष 1961, वर्ष 1960 या वर्ष 1965 या वर्ष 1963 ईस्वी। तो बताइए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में हुई। हमारा अगला प्रश्न है,
हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो बताइए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और उनके नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अवधी, बिहारी, बघेली या छत्तीसगढ़ी। तो बताइए इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। बिहारी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कोरवी, हरियाणवी, अवधी या बुंदेली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनका आंसर सही है। अवधी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या 5 है। साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।